नमस्कार, आदाब। मैं हूं इंस्पेक्टर योगिता पवार। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। इंसान जब इंसान पे कहर ढाने की सोचता है तो खतरे के बादल दस्तक देते हैं, और कभी कभी ये दस्तक इतनी महीन होती है कि आंखों को काले सफेद की तरह साफ दिखाई नहीं देती। 7 अप्रैल 2018 को जो हुआ उसने पहले से ही दस्तक देना शुरू कर दिया था। अरे, इसमें तो सिर्फ मेरा ही थोबड़ा नजर आ रहा है। तुम लोग तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। नानी, कैमरा दूर तो करो। हाँ, ऐसे पकड़। हाँ। माँ, आप बिना बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाती। अरे अर्चना, आरती, चलो खाने के लिए आ जाओ बेटा। कौन बार बार फोन कर रहा है? तेरे ऑफिस वाले कर रहे होंगे। अरे नहीं नानी, वो खाने के टाइम पे नो फोन, इसलिए स्विच ऑफ कर देती हूँ। आप लोग स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। अरे अर्चना, अर्चना, तुम अपनी सिस्टर से बिल्कुल अलग तो होंगे, जुड़वा थोड़ी ना है। अरे मैं लुक्स की नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब देखो, तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हो नहीं ना, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में। बोलो बोलो, रुक क्यों गए? और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? वो तो तुम अपनी एक्स वाइफ से पूछो ना जाके कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम थी तुमसे। लेकिन अर्चना को कॉल करने की हिम्मत मत करना, बता रही हूँ, इट्स माय लास्ट वार्निंग। दीदी, अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मैं मुकुल से ब्रेकअप कर लूंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऑटो, आरती, कैन आई ड्रॉप यू? आ जाओ, कुछ बात ही करनी है तुमसे। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? समझ में नहीं आता कल मैंने क्या कहा था। आरती, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तुम हम दोनों को रोक नहीं सकती हो। गुड मॉर्निंग। मैम, आई नो मिस्टेक हुई है। मिस्टेक? इट्स अ ब्लंडर आरती। पूरा 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। हाउ कैन यू मिस इट? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैम, मैं रेक्टिफाई करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। अब मुझे फालतू के रीजंस मत बताओ। अब जो भी होगा ऑडिट में पता चल जाएगा और कितने ब्लंडर्स है। यू कैन गो नाउ। Can I come in, ma'am? क्या बात थी?
बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पता है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ। इस बार प्लान पक्का है ना? क्या फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दोगी? इस बार कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। मैंने 8 अप्रैल की टिकट्स भी बुक करवा ली है। कमान से निकला तीर दोबारा लौट के नहीं आता, और आरती भी एक ऐसा ही तीर छोड़ चुकी थी जिसने किसी को अंदर तक घायल कर दिया था। जो हुआ था वो गलत नहीं था, लेकिन अब जो होने वाला था वो गलत ही गलत था। अरे आरती बेटा, आज तो तू छुट्टी लेने वाली थी, क्यों कहीं और जा रही है क्या? नहीं मम्मी, ऑफिस ही जा रही हूँ। याद है ना, कल 8 अप्रैल है। याद है मम्मी, इसलिए आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। बाय बाय। बाय। निशांत, ये सभी ट्रांजैक्शन का जीएसटी कैलकुलेट किया है मैंने, तुम एक बार चेक कर लो। हेलो, आरती ने बोला था तुमसे चेक कराने के लिए, चेक इट वंस। आरती का है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आई नहीं? आरती आज ऑफिस आने वाली थी। इनफैक्ट कुछ दूरी तक मैंने उसे ड्रॉप किया था, उसने कहा था कि मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी। एक्चुअली मेरी जो मॉर्निंग में उससे बात हुई तो उसने मुझसे भी ये कहा कि वो आज आने वाली है ऑफिस। आरती फोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी होगी। छोड़ो ना बिजी मैडम को, हो गया कनेक्ट। क्या हो गया? यस, टिकट कंफर्म। अब तो आरती दीदी भी बिल्कुल ये ट्रिप कैंसिल ही नहीं कर पाएगी। वो तो खुद बोल रही थी कि प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। हाँ माँ, इतने टाइम के बाद हम सब इकट्ठे घूमने जा रहे हैं। अरे तू बैठ मत, जाके पैकिंग कर जल्दी से, जा जा। हाँ माँ, लेकिन पहले दीदी को तो आ जाने दो। सॉरी अर्चना, मैं बिजी था यार, मैं तेरा फोन नहीं पिक कर सका। क्या हुआ? अभिनव, आरती दीदी आपके साथ है। नहीं तो क्यों? दीदी अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई। क्या बात करिए, लेकिन वो तो कह रही थी ना कि वो आज ऑफिस से छुट्टी लेगी। लेकिन दीदी तो आज ऑफिस के लिए निकली थी। तो तूने आरती के कलीग्स को फोन किया, शायद उन सबको कुछ पता हो। हेलो हेलो अर्चना, हेलो निशांत, मैं आरती की सिस्टर बात कर रही हूँ। दीदी अभी तक घर नहीं आई, क्या वो आपके साथ है? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आई। व्हाट? ऑफिस नहीं आई? लेकिन आज सुबह तो दीदी ऑफिस के लिए निकली थी। व्हाट? यही तो मैं बोल रही थी कि आरती आज छुट्टी करनी ही नहीं वाली थी। लिसन निशाद, कॉल एवरीवन एट द स्टाफ, ओके? नहीं लग रहा है नंबर यार। नानी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरती को ऑफिस जाने से पहले कहीं हो जाने का प्लान हो। अरे कहीं और कहाँ जा सकती है? कह रही थी कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, उसका जाना जरूरी है, क्योंकि कल से छुट्टी ले रखी थी उसने। हेलो। पुलिस कंफर्म कर दिया? नहीं, अभी तक पुलिस कंफर्म नहीं किया, मैं बाद में बात करती हूँ। अर्चना, आरती की कोई न्यूज? नहीं मम्मी, लेकिन हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। सुबह घर से कितने बजे निकली थी आरती? सर, रोज की तरह 8:45 बजे ऑफिस चली गई थी। आरती का ऑफिस है कहाँ? पवई में। वो रोज सुबह थाने से 9:11 की स्लो ट्रेन पकड़ती थी कांचुरमार्ग के लिए, और वहां से रिक्शा लेके पवई जाती थी। आरती कैरेंटेड स्पा में ऑपरेशन हेड है। ये निशाद, सुदेश और आमुद आरती के कलीग्स है। जब दीदी घर नहीं आई तो इनसे पता चला कि दीदी ऑफिस भी नहीं गई है। और आप क्या लगते हैं आरती के? सर, ये अभिनव हमारा कजिन है।
आरती अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ भी तो जा सकती है। नहीं सर, हमने सब जगह पता करके देख लिया और इनके अलावा आरती का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आरती इतनी देर तक बाहर है। और सर प्लीज आप जल्दी कीजिए, दीदी डायबिटिक है और कभी कभी दीदी का शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है कि उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर से ऑफिस जाते हुए आरती कहीं पर बेहोश हो गई हो। एक मिनट केशव, आरती का फोटो रेलवे पुलिस को भेजो। हो सकता है कि थाने से कांजो मार्ग के बीच आरती के साथ कुछ हुआ हो, इसलिए सारे हॉस्पिटल भी चेक करो। इसके कॉल कोड भी निकालो और पता करो कि इसका फोन कब और कहां बंद हुआ। सर आप लोग घर जाइए, हम पता करते हैं कि आरती कहां है। देखिए फुटेज में तो दिख रहा है कि कल आरती सुबह अपने घर से निकली तो थी, लेकिन ये कंफर्म है कि वो यहाँ से थाने स्टेशन पहुंची नहीं, क्योंकि हमने स्टेशन की भी फुटेज चेक की थी। अच्छा एक बात बताओ, आरती हमेशा लोकल ट्रेन से सफर करती थी या फिर बस, ऑटो या टैक्सी से भी? दीदी हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल करती थी। लेकिन कल उसने लोकल ट्रेन से सफर नहीं किया। एक समझदार पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ही गायब हो जाए, बड़ा अजीब सा है। शायद वो अपनी मर्जी से कहीं पर चली गई हो जिसके बारे में उसने आपसे छुपाया हो, या ये भी हो सकता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। नहीं सर, अगर दीदी का कोई बॉयफ्रेंड होता तो हमें जरूर पता होता, और दीदी ऐसे कहीं नहीं जा सकती है। आज सुबह 5 बजे की ट्रेन से हम लोग मैंगलोर जाने वाले थे और ये ट्रिप भी दीदी ने ही प्लान किया था। मैंगलोर में कहाँ जाने वाले थे आप लोग? सर हम लोगों ने भगत इंटरनेशनल होटल में रूम बुक किया था और वहाँ हमारा 1 हफ्ते घूमने का प्लान था। अगर आरती और उसकी फैमिली का पहले से मैंगलोर जाने का प्लान था तो आरती खुद से तो कहीं गायब नहीं हो सकती। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। केशव, आरती के घर से थाने स्टेशन तक जहां जहां भी सीसीटीवी उन सबको खंगालो, कहीं ना कहीं तो आरती कैप्चर हुई होगी। सर आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होने के 2 दिन बाद वो केस मेरे सर्विलेंस में आया और तब तक आरती के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ चुके थे। आरती एक हाई प्रोफाइल स्पा की ऑपरेशन हेड थी, इसलिए इस केस की चर्चा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस और सोशल मीडिया हर जगह हो रही थी। दीदी, अगर आपको लगता है कि आपके ये सब करने से मैं मुकुल से ब्रेकअप कर लूंगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दीदी, I'm so sorry। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर अपनी आदत से मजबूर हूं अर्चना। अपनी ही बहन को उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारते ऐसे नहीं देख सकती। निशा, 7 अप्रैल को जिस दिन आरती गायब हुई उस दिन सुबह 8:30 बजे तुमने आरती को कॉल किया था, राइट? जी सर, मैंने उसे ऐसे ही कॉल किया था। वो ऑफिस नहीं आने वाली थी, लेकिन उसने मुझे बोला कि वो आ रही है। फिर वो नहीं आई तो मुझे भी हैरानी हुई। हमने पता किया कि उस दिन तुम ऑफिस लेट पहुंचे थे। हाँ सर, वो मुझे कुछ काम था। निशा, तुमको छुपा तो नहीं रही हमसे? पहले तो हमें लगा कि उसको काम का प्रेशर, लेकिन फिर पिछले दिनों हमने नोटिस किया कि उसको कोई कॉल आता था। वो अक्सर फोन कट कर दिया करती थी और बताती भी नहीं थी कि उसे कौन कॉल करता था। आरती के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किया और उसे ज्यादातर कॉल्स इस नंबर से आए। बहुत देर देर तक बात हुई है इस नंबर। ये नंबर तो अभिनव का है। अभिनव तुम्हारा कजिन? जी। आरती का फोन 7 अप्रैल को 1 बजे मुलुंड में बंद हुआ। आप लोगों का या आरती का कोई जानने वाला मुलुंड में रहता है जिसके घर वो जा सकती है? मुलुंड में ही तो अभिनव रहता है। अभिनव मुलुंड में रहता है? लेकिन अभिनव ने तो कहा था कि आरती उस दिन उससे मिली ही नहीं थी। आरती दीदी आपके साथ है? नहीं तो अभिनव झूठ बोल रहा था। लेकिन वो क्यों झूठ बोलेगा? ये तो आप हमें बताइए। देखिए एक बात बताइए,
आप लोगों का या आरती का अभिनव से कोई इशू तो नहीं था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था मैम, बल्कि अभिनव तो हमारी दूर की बहन का बेटा है और 2 साल पहले वो दिल्ली से मुंबई जॉब के लिए आया। इनफैक्ट हम तो उसे अपने घर में साथ रखना चाहते थे, लेकिन वो मुलुंड में रेंट पे रहने लगा और अक्सर हमारे घर में आया जाया करता था वो। मौसी बहुत बढ़िया बना है, मजा आ गया। ओ भूकर, तो फिर से आ गया चरने? मौसी मैं ना इसलिए ना अलग से रेंट पे रहता हूँ, क्योंकि बिना रेंट लिए ये मुझे ना 2 दिन भी नहीं रख सकती यहाँ पे। अच्छा, और तू जो हर वीकेंड आ जाता है यहाँ पे छुट्टी मनाने, उसका क्या? और तू तो जैसे आती नहीं ना मेरे मुलुंड वाले फ्लैट पे। आरती कभी कभी अभिनव के मुलुंड वाले फ्लैट पे जाया करती थी, लेकिन उस दिन तो वो बोल के गई कि ऑफिस जा रही हूँ। आज तो तू छुट्टी लेने वाली थी, क्यों कहीं और जा रही है क्या? नहीं मम्मी, ऑफिस ही जा रही हूँ। फिर वो मुलुंड क्यों जाएगी? मैम जितनी बातें अभिनव और आरती के बीच में होती थी, उससे तो ये लग रहा था कि अभिनव आरती का बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन ये अभिनव तो आरती का कजन निकला। आरती का फोन बंद भी वही हुआ जहाँ अभिनव रहता है। माना कि अभिनव उसका कजिन है, लेकिन है दूर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ। एक काम करो, अभिनव को थाने बुलाओ। हेलो। नो जुबैर, तुम ना कुछ दिन मुझे पिक करने मत आओ ऑफिस। आज भी पुलिस आके गई है। ओके? निशाद, आते की कोई अपडेट? नो मैम। आप यहाँ? मैंने आरती के बारे में सुना, ये सब अचानक कैसे? आज तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है? आंटी अब ऐसी कैसी बातें कर रही है? आरती मेरी बेटी जैसी है। भाभी क्या बोल रही है पुलिस, कुछ पता चला? उन्हें तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन तुम हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आए हो? ये नमक मिर्ची तो आप ही की लगाई हुई है, इसीलिए मुझे अपने ही भाई के घर में उनकी सास का सुनना पड़ रहा है। देखिए भाभी, आप भले ही मुझे गैर मानती हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना। चलता हूं। मैम आरती कजन है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैम? लेकिन तेरे और आरती की फोन पे बातें बहुत होती थी, वो भी देर रात तक। कजिन ही थी या? मैम ये क्या बोल रहे हो मैम आप? वही बोल रही हूँ जो तू समझ रहा है। आरती के घर वालों ने बताया हमें कि कुछ दिनों पहले उसको फोन कर करके कोई परेशान करता था और वो फोन कट कर दिया करती थी, और तुझसे ज्यादा तो उसको कोई कॉल करता ही नहीं था। तो सीधे सीधे बता कि क्या टेंशन चल रही थी तुम दोनों के बीच में? मैम टेंशन तो थी, लेकिन हम दोनों के बीच में नहीं थी मैम, बात कुछ और थी। इसका प्लान पक्का है ना? क्या फिर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दोगी? इस बार कोई प्लान कैंसिल नहीं होगा। मैंने 8 अप्रैल की टिकट्स भी बुक करवा ली है। गुड। मुझे सच में ब्रेक की जरूरत है, पता है? मंगलोर घूम के आ, रिफ्रेश हो जा और फालतू का स्ट्रेस लेना बंद कर दे और हेल्थ पे ध्यान दे अपनी। मैम वो हंसती भी थी तो ऐसा लगता था जैसे वो दर्द में है। क्या दर्द था उसको? मैम वो कभी कुछ शेयर नहीं करती थी, लेकिन एक बार उसने बताया था मुझे। एक्चुअली उसकी छोटी बहन है अर्चना, जिसका एक लड़के से अफेयर चल रहा है जो कि डिवोर्सी है। उसकी मदर और नानी ये दोनों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन आरती जानती थी इस बारे में, और वो नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के से कोई भी रिलेशन रखे। लेकिन ये अर्चना ने तो जैसे मनमानी करने की ठान रखी थी। तो तू अर्चना पे शक जता रहा है? मैम मैं शक नहीं जता रहा हूँ, लेकिन आरती को ये लगता था कि वो लड़का उसे चीट कर रहा है। इस बात पे आरती की उस लड़के से बहुत बार तू मैं भी हुई है। लड़के का नाम क्या है? मुकुल। मैम इस पे शक किया तो ये आरती की बहन और उसके बॉयफ्रेंड का एंगल सामने ले आया। ये मुलुंड में जहाँ रहता है वहां पता करो, हो सकता है आरती को वहां किसी ने देखा हो। और हाँ, ये भी पता लगाओ कि ये मुकुल क्या चीज है। ओके मैम। बोलो केशव। मैम 7 अप्रैल को आरती जिस दिन गायब हुई थी, उसे थाने की एक बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैप्चर होते हुए देखा गया था।
आरटीओ से पता चला है कि ये जो गाड़ी सीसीटीवी में कैप्चर हुई है ये घाटकोपर के रितेश सिद्धनानी नाम के आदमी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। रितेश सिद्धनानी? सिद्धनानी? जी मैं ही हूँ। हाँ सर, ये मेरी गाड़ी है। आरती भारद्वाज कहाँ है? कौन आरती भारद्वाज? आरती 7 अप्रैल से मिसिंग है और आखिरी बार 7 अप्रैल को आरती को आप ही की गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। मेरी गाड़ी में? लेकिन सर मैं तो किसी आरती भारद्वाज को जानते नहीं हूँ। अगर जानते नहीं तो वो आपकी गाड़ी में बैठी क्यों? आपकी गाड़ी कहाँ है? सर वो मेरा बेटा लेके गया है किसी काम से। हाँ सर, 7 तारीख को मेरी वाइफ मेरी गाड़ी लेके गई थी। वाइफ? जी हाँ सर। अभी कहाँ है? वो अपने ऑफिस में। आपकी वाइफ का नाम क्या है और ऑफिस कहाँ है उनका? सर पवई में KR&T टेस्पा की सेंटर हेड है। आयुषी सिद्धनानी नाम है उसका। तारीख की सुबह से आरती तुम्हारे साथ थी। उसकी पूरी फैमिली उसके लिए परेशान है। तुम खुद सोशल मीडिया पे उसको ढूंढने के लिए कैंपेन चला रही हो। ये चक्कर क्या है? मैम, मैं मानती हूँ कि 7 अप्रैल आरती थोड़े टाइम के लिए हम लोग के साथ थी, पर अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन स्टाफ में सबको पता था। मैम, उस दिन मैं एक्चुअली सुदेश के साथ थी। सुदेश? ओके। मैम वो आरती है मैंने। हाँ आरती है। एक मिनट। ऑटो, आरती, हाय मैम, ऑफिस जा रही हो? बैठो, आई ड्रॉप यू। मैम, गाड़ी में आरती को बार बार कोई कॉल कर रहा था और वो कॉल कट कर रही थी। आरती ऑल ओके? फिर उसके पास एक मैसेज आया। फिर उसने कहा कि मैं उसे मुलुंड क्रॉसिंग पे ड्रॉप कर दूं। मैम वो आगे वाले सिग्नल पे साइड पे जरा रोक दीजिएगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो ऑफिस नहीं आओगी? आऊंगी ऑफिस बाद में, अभी कुछ काम है इसलिए। तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। वहां पे ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी थी। फिर आरती उस गाड़ी में बैठ के चली गई। किसकी गाड़ी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। तो ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैम, बिलीव मी, मैं बताना चाहती थी, पर हमें डर लग रहा था कि अगर बता देती तो सबको सुदेश और मेरे बारे में। एक्चुअली हम लोग का अफेयर चल रहा है और मैं मैरिड हूँ। सर आयुषी मैम सही बोल रही है। हमने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया था। एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वो उसमें बैठी थी। उस ब्लैक गाड़ी का नंबर क्या था? नंबर तो ध्यान नहीं दिया सर, उस समय ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा नहीं तो। ध्यान नहीं दिया या तुम और आयुषी मिलकर कोई कहानी बना रहे हो? यस मैम, आरती उस दिन ऑफिस तो नहीं आई थी और आयुषी मैम ने भी कहा था कि वो उन्हें रास्ते में मिली थी। चेक इट वंस। आरती का है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आई नहीं? आरती आज ऑफिस आने वाली थी। इनफैक्ट कुछ दूरी तक मैंने उसे ड्रॉप किया था। उसने कहा था कि मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगी। एक्चुअली मेरी जब मॉर्निंग में उससे बात हुई तो उसने मुझसे भी ये कहा कि वो आज आने वाली ऑफिस। सर ये बात मैं आप ही को नहीं, आरती की फैमिली को भी बताना चाहती थी, लेकिन आयुषी मैम ने रिक्वेस्ट की कि हम ये बात किसी को ना बताएं, क्योंकि आयुषी मैम और सुदेश। तो तुम दोनों का अफेयर है और ये बात आरती को पता थी, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को नहीं पता थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात आरती तुम्हारे हस्बैंड को बताने वाली थी? मैम, आरती ऐसा क्यों करेगी? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे रिलेशनशिप से। इनफैक्ट ऑफिस में उसके साथ सबका अच्छा रिलेशनशिप था। और फिर भी आरती गायब हो गई। पिछले 5 दिन से उसका कोई अता पता नहीं और आखिरी बार उसे तुम्हारी गाड़ी में देखा गया था। मैम, हम मानते हैं
कि आरती मेरी गाड़ी में बैठी थी, पर वहां से उतर के तो वो ब्लैक कलर की गाड़ी में भी तो बैठ के गई थी ना मैम। इनफैक्ट आरती की सिस्टर अर्चना से भी मैंने इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की कि शायद वो घर पे कुछ और बोल के निकली हो उस दिन। अर्चना, काम डाउन एंड ट्राई टू रिमेम्बर, आरती ऑफिस जाने से पहले कहीं और तो नहीं जाने वाली थी? उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि आज उसका ऑफिस जाना जरूरी है और उसे आने में देर हो जाएगी। मैम, हम मानते हैं कि आपसे ये बात हमने छुपाई, बस एक ही रीजन था मैम कि हम दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक ना हो जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात मीडिया और मेरे हस्बैंड से शेयर मत कीजिएगा। मैम, आरती का फोन मुलुंड में बंद हुआ था और ये लोग भी बोल रहे हैं कि उन्होंने आरती को मुलुंड में ही ड्रॉप किया था। और आरती का कजिन अभिनव, वो भी मुलुंड में ही रहता है। पता करो अभिनव के पास काली गाड़ी है क्या, और इन लोगों को मुलुंड लेके जाओ, देखो आरती को कहाँ ड्रॉप किया। ओके मैम। मैंने आरती को यही उतारा था, वो ब्लैक कलर की गाड़ी यही थी और वो उस डायरेक्शन में गई। वो वहां से आ गई? हाँ। बोलो रामे। मैम, आयुषी और सुदेश ने जो जगह दिखाई वहां आसपास में कोई भी सीसीटीवी नहीं है। और मैंने पता किया अभिनव के पास ब्लैक कार क्या कोई भी गाड़ी नहीं। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना कि उसने कार किसी से हायर करी हो। अभिनव को अभी हम नहीं छोड़ सकते, और सुदेश और आयुषी की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक काम करो, आयुषी के हस्बैंड की कार को सीज करो, इसको फोरेंसिक के लिए भेज दो। मैम, मैंने मुकुल के बारे में पता किया। काफी समय पहले आरती का उसकी बिल्डिंग के पास मुकुल के साथ झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा आसपास के लोगों ने भी विटनेस किया था। मैम, ये वहां के पास के सीसीटीवी की फुटेज है। मैम, मुकुल के पास बस यही गाड़ी है, उसके पास कोई ब्लैक रंग की गाड़ी नहीं है। लेकिन एक बात है कि मुकुल का आरती के साथ में कोई इश्यू है। हो सकता है कि उसने किसी और की काली गाड़ी यूज करी। इस मुकुल की पूरी कुंडली निकाली और ये भी पता करो कि ये 7 अप्रैल को था कहाँ और आरती की बहन अर्चना को थाने बुला। ओके मैम। इसका मतलब आयुषी और सुदेश झूठी सिंपैथी दे रहे थे, झूठ कह रहे थे। देखा मम्मी, एक तो हम यहाँ आरती दीदी के लिए परेशान हो रहे थे और वहां उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि आरती दीदी उनके कार में बैठी थी। लेकिन उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? कहीं उन्होंने तो कुछ देख लिया। सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। अपने शक को दूर करने के लिए ही ये गाड़ी फोरेंसिक में भेज रहे हैं। कुमार, मैम, मुझे तो पूरा शक है उस आयुषी और सुदेश ने मिलकर आरती दीदी को गायब करवाया है। और वो क्यों गायब करेंगे उसको? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन 7 अप्रैल को आरती दीदी उन्हीं की गाड़ी में बैठी थी। तो वो ऐसे तो गायब नहीं हो सकती ना। देखो, आयुषी और सुदेश अभी भी हमारे शक के दायरे में है, हम उन्हें छोड़ नहीं रहे। लेकिन उन दोनों का कहना है कि उन्होंने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया था, जहां उन्होंने उसे एक काली गाड़ी में बैठते हुए देखा था। मुकुल के पास कोई काली गाड़ी है? मुकुल? हाँ, मुकुल। हमें पता चला तुम्हारा मुकुल के साथ में क्या रिश्ता है, और ये भी पता चला कि आरती का क्या स्टैंड था मुकुल को लेकर। लगता है ये सब आपको अभिनव ने बताया होगा। उसकी तो आदत है 1 की 2 करने की, और उसी ने दीदी को ये बोल के भड़काया था कि वो डिवोर्सी है। मैम, मुझे पहले से ही पता था कि वो डिवोर्सी है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आई लव हिम। और हाँ मैम, ना ही मुकुल के पास कोई काली गाड़ी है और ना ही वो कभी ऐसा कुछ कर सकता है। तो फिर तो तुम भी इन्वॉल्व नहीं होगी इन सब में। आप कहना क्या चाहती है? आरती दीदी मेरी बड़ी बहन है और आप अभिनव पे भरोसा करके गलती कर रहे हैं। वो तो उस दिन मम्मी और नानी के सामने मैंने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन अब क्लियर कर देती हूँ। अभिनव के दिल में आरती दीदी के लिए कुछ तो था। ओए, बड़ा मेकअप वेकअप हो रहा है। अच्छा, एक बात बता यार, तू 28 साल की हो गई, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मतलब मैं नहीं मान सकता यार, मैं नहीं मान सकता। अच्छा,
मतलब मुझे ना ऐसा लगने लगा है कि तुम किसी को तो लाइक करने लगी हो। ऐसा है? तुझे क्या रीड करना आता है मेरा फेस? एक बात बता, वो कौन है जिसे तू जानता है और मैं नहीं जानती? बता। मुझे तो ऐसा लगता है कि खाना रेडी है। मैम, उस दिन अभिनव का बस चलता तो उसने आरती को प्रपोज कर दिया होता, या तो कर भी दिया हो, या तो वो अभिनव या तो वो सुदेश और आयुषी झूठ बोल रहे हैं और अब मुझको और मुकुल पे शक कर करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगा मुझे शक नहीं था? अरे मुझे बहुत पहले पता चल चुका था कि उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। मुझे जरा भी शर्म नहीं है? एक जवान लड़का है तुम्हारा, इन सब बातों का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? मैम, आयुषी की गाड़ी से फॉरेंसिक टीम को कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है और आयुषी और सुदेश का आरती से कोई इशू ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया है और इस बात के ऑलमोस्ट सभी लोगों को आयुषी और सुदेश के अफेयर के बारे में पता है। लेकिन आयुषी को यह डर था कि उसके अफेयर के बारे में उसके हस्बैंड को ना पता चल जाए। हो सकता है कि आरती आयुषी को इसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही। मैंने आयुषी के हस्बैंड से ही बात की। उसका कहना है कि उसको आयुषी पर शुरू से ही शक था और आरती के बारे में अभी तक जो भी सामने आया है उससे लगता नहीं कि वो किसी को ब्लैकमेल कर सकती है। मैम, आयुषी केयर एंड ट्रीट स्पा की एक सिंसियर एम्प्लॉय थी। वो रोजाना सुबह 9:11 की लोकल से अपने ऑफिस के लिए ट्रेवल करती थी और अपने ऑफिस टाइमिंग से हमेशा 15 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंचती थी। आरती काफी पंक्चुअल और डिसिप्लिन थी। मैम, फिलहाल अब तो मुकुल ही ऐसा है जिसका आरती से इशू था, लेकिन 7 अप्रैल को मुकुल और अर्चना इन दोनों में से कोई भी मुलुंड में नहीं था और मैंने पता किया ना तो मुकुल या उसके जानने वालों में किसी के पास कोई ब्लैक गाड़ी है और ना ही अभिनव के पास। अगर मान लें कि सुदेश और आयुषी सच कह रहे हैं तो फिर वो काली गाड़ी किसकी थी जिसमें उन लोगों ने आरती को बैठते हुए देखा था? अच्छा जुबैर, मैं यहाँ से ऑटो ले लूंगी। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पहले पढ़ने की टेंशन, फिर सीए बनने के बाद काम की टेंशन। 28 साल की उम्र में शुगर का रोग लगा बैठी। कहाँ होगी, किस हाल में होगी? माँ, संभालिए अपने आप को। माँ, आरती बेटा, रिपोर्ट लाई? हाँ माँ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। रिपोर्ट दिखाओ। अरे अर्चना, मैंने कहा मुझे रिपोर्ट देखना। अरे ये नॉर्मल है। मम्मी, इसका ब्लड शुगर ना 400 से भी ऊपर है। क्या जरूरत थी इन्हें टेंशन देने की? अरे बाद में तुझे बताती ना मैं सब कुछ, लेकिन तू ना कभी नहीं सोचती इनके बारे में। मैम, आरती का एक चाचा है और उसके पास एक ब्लैक गाड़ी है और पता चला है कि आरती के चाचा का आरती की फैमिली के साथ बहुत पुराना झगड़ा है। कैसा झगड़ा? हमारा झगड़ा तो उसी दिन से शुरू हुआ जब मेरे दामाद का देहांत हो गया। ये फ्लैट मेरे दामाद के फादर के नाम है। मेरे दामाद के देहांत के बाद आरती का चाचा यानी राजेंद्र इस फ्लैट को बेचना चाहता था। देखो भाभी, इस फ्लैट के कॉस्ट का आधा पैसा तो देने की आप लोगों की हालत है नहीं। ये फ्लैट बेचकर ही हिस्सा हो सकता है। ये फ्लैट तो नहीं बिकेगा चाचा। और रही बात आपके हिस्से की, तो जब भी आपके हिस्से के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे हम आपको दे देंगे। दे देंगे? कैसे दे दोगे? ये जो 2-4 पैसे तुम कमाती हो ना, तुम्हें लगता है तुम मेरा हिस्सा वापस कर पाओगे? लेकिन चाचा, मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैंने एस्टेट एजेंट को बोल दिया, कल से क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। फिर ये फ्लैट देखने पार्टियां भी आने लगी थी, लेकिन आरती उन्हें भगा देती थी। आरती, तू ये ठीक नहीं कर रही है। भाभी आप चाचा, आप अकेले मालिक नहीं हो इस घर के जो इस घर को बेचने का फैसला अकेले ले लो। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये घर नहीं बिकेगा चाहे जो हो जाए। नहीं बिकेगा? अब तो ये घर बिकेगा और जरूर बिकेगा। मैं मजबूर कर दूंगा तुम सब लोगों को ये घर बेचने के लिए। हम तो पहले भी ये सब बताना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं लगता था कि मेरा देवर इस हद तक जा सकता है। सर, मेरी ब्लैक गाड़ी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने कुछ कर दिया है। तुमने कुछ किया या नहीं वो हम देख लेंगे। शक के आधार पर आरती के चाचा राजेंद्र की कार की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई थी, लेकिन उससे भी कुछ सामने नहीं आया था और ना ही किसी और सस्पेक्ट के खिलाफ कुछ मिल रहा था। सुदेश और आयुषी ने कहा कि उन्होंने आरती को मुलुंड में ड्रॉप किया, जहां वो काली गाड़ी में बैठी थी।
लेकिन ना तो वहां कोई सीसीटीवी है और ना ही हमें किसी काली गाड़ी की लीड मिली है जिसमें आरती 7 अप्रैल की सुबह बैठी हो। लेकिन मैम ये तो साफ है कि 7 अप्रैल की सुबह आरती आयुषी के हस्बैंड की गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वो लोग आरती को क्यों गायब करेंगे इसका कोई भी मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। और फॉरेंसिक टीम को भी आयुषी की गाड़ी से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। आरती खुद से कहीं भाग जाए ये पॉसिबल नहीं, ना ही किडनैपिंग का कोई एंगल है और ना ही दुश्मनी के एंगल से हमारे हाथ कुछ लगा है। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार सारी चीजें रिविजिट करनी चाहिए। थाने में आरती 8:40 को आयुषी की गाड़ी में बैठी हुई कैप्चर हुई। वहां से मुलुंड का रास्ता तकरीबन 15 मिनट का, लेकिन सुदेश और आयुषी ने कहा कि उन्होंने आरती को मुलुंड में 9:30 पर ड्रॉप किया। तो आधे घंटे तक वो कार में कर क्या रहे? और आरती का फोन भी मुलुंड में 1 बजे बंद हुआ। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक आरती मुलुंड में इतने टाइम होगी, इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आरती का फोन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुलुंड में हो और आरती कहीं और। अगर ऐसा है मौर्य तो सिर्फ 2 ही जगह हो सकती है जहां आरती उस दौरान हो सकती है, या तो आयुषी की गाड़ी या फिर काली गाड़ी। तीसरी और कोई जगह नजर नहीं आ रही। मैम अगर हम आयुषी और सुदेश को सस्पेक्ट माने तो भी अभी तक हमारे पास इसका कोई लीड नहीं, क्योंकि हमने आयुषी की कार की लोकेशन ट्रेस की थी। वो लोग मुलुंड से ट्रेवल करते हुए सुबह 10 बजे पवई अपने ऑफिस पहुंचे थे। आधे घंटे में वो आरती को गायब कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है मैम। दामू, तुम्हें लगता है कि कोई काली गाड़ी होगी? 75 साल से दुनिया देख रही और वो महज 28 साल की। मेरी उम्र भी उसको लग जाए, लेकिन मेरी आरती को सही सलामत भेज दे। आरती बहुत जल्दी मिल जाएगी और घर वापस आ जाएगी, और जब वो वापस आ जाएगी माँ तो वैसे ही आप ठीक हो जाएंगी। मैम आयुषी की गाड़ी ने 7 अप्रैल की रात 7 बजे घोड़बंदर के इस टोल नाका को क्रॉस किया और उसके करीब 2 घंटे बाद यानी 9 बजे ये गाड़ी इसी रूट से वापस आई। आयुषी रहती है घाटकोटा और सुदेश रहता है कल्याण, तो फिर ये दोनों 2 घंटे तक घोड़बंदर में कर क्या रहे? मैम हम दोनों अक्सर टाइम स्पेंड करने घोड़बंदर जाते थे। उस रात भी हम साथ में थे। इनफैक्ट जब हम घर पहुंचे तब हमें आरती के गायब होने का पता चला। ट्रस्ट मी, हमने कुछ नहीं किया है। माना कि इनकी गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन 2 घंटे तक इन लोगों का घोड़बंदर में होना। दाम ने एक काम करो, घोड़बंदर में एक सर्च ऑपरेशन शुरू करो, हो सकता है हमें कोई लीड मिले। केस टफ होता जा रहा था। 1 महीना बीत चुका था, फिर हमें एक लीड मिली। मैम जो बोन्स घोड़बंदर में मिले थे वो किसी जानवर के थे। आरती की डेड बॉडी वहां पर डंप की गई होगी, ऐसा कोई लीड नहीं मिला। आरती को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और काफी कोशिशों के बावजूद भी हम सोच नहीं पा रहे थे कि आरती को गायब करने के पीछे किसी का क्या मोटिव होगा, और ना ही किसी के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहा था। मैम मैंने आयुषी की बैंक स्टेटमेंट चेक की। 7 अप्रैल की रात को आयुषी ने घोड़बंदर के गैराज में अपना कार स्वाइप किया था। गैराज के मालिक से मेरी बात हुई, उसने बताया कि उन लोगों ने वहां पे अपनी गाड़ी धुलवाई थी और गाड़ी का इंटीरियर भी चेंज करवाया था। काफी कोशिशों के बाद हमें पहली बार इस केस में एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला, और जो ये साफ कर रहा था कि आरती की हत्या उसी गाड़ी में हुई थी जिसमें 7 अप्रैल की सुबह आयुषी और सुदेश थे और उसमें आरती को बैठते हुए देखा गया था। क्या आरती के साथ? देखिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आगे की जांच के लिए आपके डीएनए की जरूरत पड़ सकती है। हमें उनके साथ रितेश, आयुषी और उसके बेटे के डीएनए भी मिले, क्योंकि हमें शक था कि वो मुकर सकते थे कि वो पुराना मटेरियल उनका नहीं था। और फिर रिपोर्ट आई। मैम आयुषी की गाड़ी के पुराने मटेरियल से जो ब्लड ट्रेसेस मिले थे उसका डीएनए आरती की मां के डीएनए से मैच करता है, और मैम आयुषी की गाड़ी के पुराने मटेरियल से
आयुषी, उसके हस्बैंड और उसके बेटे के भी बाल मिले। अब आयुषी इनकार नहीं कर सकती कि उसने 7 अप्रैल की रात को अपनी गाड़ी का इंटीरियर जानबूझकर चेंज करवाया था। चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। गुनाह कबूल लो और बताओ आरती की डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया? मैम, मैंने नहीं मारा आरती को, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर नहीं मारा तो आरती का ब्लड तुम्हारी गाड़ी में कैसे मिला? मैम आई नो मिस्टेक हुई है। मिस्टेक? इट्स अ ब्लंडर आरती। पूरा 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन था। हाउ कैन यू मिस इट? गलती हुई थी मुझसे। 7 अप्रैल को नोटिस भी दे दिया था। मेरे घर में मेरे अलावा कमाने वाला कोई नहीं था। यही बात समझाने के लिए आयुषी गई थी आरती के पास, लेकिन आरती बहुत जिद्दी थी। आई नो तुम HR हेड हो, लेकिन ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। ऑफिस में तो उसने बात तक करना बंद कर दिया था मुझसे। मैं फोन करता तो मेरा फोन नहीं उठाती थी। उस दिन लास्ट डे भी मैं आयुषी के साथ सिर्फ उससे रिक्वेस्ट करने ही गया था। ऑटो, आरती, आओ बैठो, आई ड्रॉप यू। नो थैंक्स। आरती, आज लास्ट डे मेरा, एक बार बात भी नहीं करोगी? हमने फिर से उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उसने हमारी फिर नहीं सुनी। तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो हूँ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना इस बारे में। स्टॉप द कार। आरती एक बार सुन तो ले। आई सेड स्टॉप द कार। आरती ने बोला था तुमसे चेक कराने के लिए। चेक इट वंस। आरती का है? मैम वो आई नहीं अभी तक। आरती को मारने के बाद रात को उसे डंप करने के लिए हम घोड़बंदर जा रहे थे। तभी हमें बागडोर की एक नाकाबंदी पे ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट के लिए रोका गया, लेकिन वो आरती की डेड बॉडी नहीं देख पाए और टेस्ट के बाद हम उसकी डेड बॉडी को घोड़बंदर ले आए। उसकी बॉडी के टुकड़े किए ताकि वो नाले में आसानी से बह जाए। मैम, हम पिछले कई दिनों से इस एरिया को सुबह से शाम तक लगातार सर्च कर रहे हैं, लेकिन आरती के बॉडी पार्ट्स होने का यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला। और अगर वाकई में आयुषी और सुदेश ने आरती के बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे डंप किया है, तो वो बॉडी पार्ट्स यहाँ से बहकर समुद्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये नाला सीधे समुद्र को कनेक्ट करता है। मैम, लगता नहीं है कि आरती का कोई भी बॉडी पार्ट्स हमें यहाँ पर मिलेगा, और इसलिए ये भी हो सकता है कि अपने वकील से मिलकर आयुषी और सुदेश भी अपना सुर बदल लें। और अगर ये लोग अदालत में मुकर गए कि इन्होंने आरती को मारा है, तो इनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इनके अगेंस्ट है। डोंट वरी, चार्जशीट फाइल करने की तैयारी करो। ओके मैम। 7 अप्रैल 2018 को आरती का मर्डर आयुषी की गाड़ी में हुआ। उसकी लाश को घोड़बंदर के नाले में डंप कर दिया गया। अभी तक उसकी डेड बॉडी हमें मिली नहीं है, लेकिन तलाश जारी है। सुदेश और आयुषी ने जो किया उसकी सजा तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन सोचना यह भी जरूरी है कि जो अपराध हुआ क्या उसे रोका जा सकता था। सुदेश को जॉब से निकालने का आरती का फैसला सही हो सकता है, लेकिन फैसले जिद से ज्यादा सहमति और समझौते की दरकार भी रखते हैं। आरती जानती थी 7 अप्रैल 2018 को वो उस गाड़ी में जिन लोगों के साथ ट्रैवल कर रही थी वो उसका फैसला नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जाने का एक गलत फैसला आरती की मौत का कारण बन गया। आरती शायद इस दस्तक को भाप नहीं पाई, लेकिन उसके परिवार वालों ने भी इस दस्तक को महसूस नहीं किया। उसका परिवार यही सोचता रहा कि आरती एक वर्कोहॉलिक वुमन है और उसके स्ट्रेस और टेंशन को समझने की कोशिश नहीं की गई। आरती को आए दिन लगातार कई कॉल्स आते रहे जिन्हें वो रिजेक्ट करती रही। अगर इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो आरती का अंत इतना दुखद नहीं होता। बात चाहे निजी जिंदगी से जुड़ी हो या कामकाज से, हर फैसले के पीछे एक हेल्दी डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसी डिस्कशन के बाद हर मुश्किल फैसला भी सहज, सुखद और सरल हो जाता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। बोला ना रख। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे बोला ना रख, काम आएगा। अरे तुम भाग यहाँ से। साले तेरे को मना करता नहीं कराने को, तू बच जा क्या? देश के लिए भागता है तू, देश के लिए भागता है तू, देश के लिए भागता है तू, देश के लिए भागता है। ये होने वाले गुनाह की पहली दस्तक थी। आदित्य ने इसे सुना भी था और वो डर भी गया था, लेकिन उसके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही थी जिसने उसे इस दस्तक को अनसुना करने पर मजबूर कर दिया। क्या थी वो मजबूरी? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो साहब। बड़ी गलती कर दी। अरे तू कशाला आला पड़ती थे, मैंने तेरे को मना किया था ना। अरे देखो काका, पिछली बार मैं चुप बैठ गया था, इस बार नहीं बैठने वाला। अरे तुला समझत कसं नहीं है, बड़े लोग हैं वो, बहुत बड़े लोग हैं। ये तेरे मेरे बस की बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश तो कर सकते हैं ना। अरे प्राजक्ता तू समझा ना यार। बस बस बाबा, बस बहुत हो गया। तू जा ना बाबा, तू ना जा, ये ले तेरे पैसे भी ले ले और जा, निकल जा तू, बस जा। ये आदित्य के लिए दूसरी दस्तक थी। इस बार भी वो उसे कह रही थी कि तू पीछे हट जा, पीछे हट जा, लेकिन इस बार भी आदित्य ने उसे नजरअंदाज कर दिया। कैसा है? अरे हाँ, और क्या चल रहा है? ए सानी, अरे आदित्य, अरे तुझे बाद में कॉल कर तू। अरे यार कैसे? मस्त। तू कैसा है? तू पक्का मुंबई कर डालस ना? पुणे को तो भूल ही गया यार। भूला नहीं, काम इतना है कि मरने का भी वक्त नहीं है वहां पे। फिर भी देख, मैं तेरे लिए पुणे में आया तुझसे मिलने। अरे तू मेरा दोस्त है ना, और तुझे समझाने। तू भी देखा दीता, दोस्त तू तेरा, तेरे भले का ही सोचू। दूर रहे उन लोगों से, तू बहुत बड़े लोग हैं, पैसा ताकत सब है उनके पास। तुझे कहाँ गायब कर देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। प्लीज यार उनके लफड़े में मत पड़, और वो प्राजक्ता का लफड़ा छोड़ देना यार। कैसे छोड़ दूं? अरे मैंने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा है। प्राजक्ता को तो इंसाफ मिलना चाहिए। दुख होता है जब इतनी दस्तकों के बावजूद भी इंसान अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। आदित्य के जिगरी दोस्त ने उसे गुनाह की तीसरी दस्तक दी थी, लेकिन आदित्य ने उसे ना सुनकर खुद को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ मनीष बोल। आज शाम को रूम पे आजा, पार्टी करते हैं, ठीक है? अरे वो नहीं आ पाऊंगा यार, वो एशियन गेम्स का सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, तो सुबह जल्दी उठना है। हेलो, अरे बर्थडे आज मेरा। अरे सो सॉरी यार, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, अभी बर्थडे है ये बोला, इसके लिए विश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? तू आ रहा है मतलब आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आता हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? ये हुई ना बात। बाय। क्या हुआ? आ रहे हैं। हेलो, आई कशी आहेस तू? मी बरी आहे, पर तू इस समय कैसे फोन कर रहा है? हमेशा तो तू रात को करता है ना। अरे वो ही बोलने के लिए फोन किया ना आई। रात को एक दोस्त के यहाँ पे जा रहा हूँ, उसका बर्थडे है इसलिए। ठीक है, पण जास्त उशीर करू नकोस बाळा, आजकल दिन और समय अच्छे नहीं है ना। ठीक है आई, चल रखता हूँ। ठीक है। साला तू पीता नहीं तो जीता कैसे? आदि तू टेंशन मत ले, तू ठंडा पी। ये दोनों बेवड़े हैं, ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे। वो बात नहीं है, जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, पुरानी बातें आंखों के सामने आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करूँ यार। क्या यार बेकार की बातों में पड़ता रहता है, अरे छोड़ देना ये सब।
देख आदि, तू नेशनल एथलीट टीम में है ना? हाँ, और क्या जॉब है यार तेरी? तू बैंक में जॉब कर रहा है? हाँ, मेरी बात मान, अपनी जिंदगी का फालूदा मत बना। जो भी हुआ है सब भूल जा। उस लड़की के साथ जो हुआ है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बॉडी को किसने देखा पहले? सर, हमने देखा था। सर, सर, बॉडी के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम को बोला। ठीक है सर। साहब, मेरा बेटा गायब है। कल से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। रात से तो उसका फोन भी बंद है। साहब, ढूंढो ना उसको। मेरे को डर लग रहा है, कहीं वो मुसीबत में ना हो। ठीक है, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? परसों 6 तारीख को मेरे को फोन किया था उसने। वो दोस्त के घर जा रहा था पार्टी में। दोस्त का नाम पता है? नाम नहीं माहिती है। वो पता मालूम है, आदित्य उधर ही रहता था 6 महीने पहले तक। फोटो वगैरह आणला काय त्याचा? हाँ सर। हा फोटो आहे। सर ये तो अरे आदित्य के बारे में जरा पता करो। ये नेशनल लेवल का एथलीट था, इसलिए मैटर उछलेगा सोशल मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी। इसके दोस्त क्या कहते हैं जरा देखते हैं। चलो सर। वो रेंट वाला फ्लैट कौन से फ्लोर पे? 7वें माले पर। अरे फ्लैट नंबर सांग। 703। क्या आदित्य मर गया? ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसे कौन मारेगा? तू बता। मुझे कुछ पता नहीं सर, हमें सच में कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ सर, मेरा बर्थडे था इसीलिए आदित्य यहाँ पे आया था। हम लोगों ने पार्टी वार्टी की, उसके बाद आधी रात को केक काट के वो चला गया सर। क्योंकि आदित्य एक नेशनल लेवल का एथलीट था, इसके लिए उसे रोज सुबह रनिंग को जाना पड़ता था। कौन कौन था उस दिन? सर, आदित्य और हम तीनों ही थे सर, बस। कुछ फोन वोन हुआ, बात बात हुई कुछ? नहीं सर, वो आदित्य यहाँ से जाने के बाद हम दोनों में तो कभी कोई बात हुई नहीं सर। ये फ्लैट तेरा है? नहीं सर, ये मेरा फ्लैट नहीं है, मेरा दोस्त है एक शशांक वैद्य, उसका फ्लैट है सर ये। शशांक वैद्य, इनसे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस घ्या। ओके सर। नंबर बोला। सिद्धेश, मनीष और रोहन, इनके सीडीआर रिपोर्ट जरा चेक करो और देखो आदित्य ने पार्टी के बाद उनसे बात की थी या नहीं। ठीक है सर। यानी पता चलेगा वो सच बोल रहे हैं झूठ। हेलो सर, अभी भी पता चला है कि आदित्य का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। औरत उम्र में बड़ी थी सर। नाम क्या है? सर पता नहीं है, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करो, आदित्य की माँ को बुलाओ, शायद उसे कुछ पता होगा। ओके सर। सोनाली नाम है उस डायन का। मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। आदित्यला सांगितलं, अरे दूर रहा बाबा तिच्यापासून, पण त्याने माझं काय ऐकलं रे। मुझे मालूम है साहब, उसी औरत ने जादू टोना किया था मेरे बेटे पर।
वचन दिया था, आई इस गेम में मैं सोने का पदक लेके आऊंगा तेरे लिए। सब खत्म हो गया। ये सोनाली रहती कहाँ है? आदित्य लोखंडे को जानती हैं आप? जी हाँ, पर बात क्या है? मर्डर हुआ है उसका। आई एम सॉरी, मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आपका आदित्य के साथ अफेयर था? जी, मैं आदित्य को स्पोर्ट्स एकेडमी के टाइम से जानती हूँ। मैं खुद एक एथलीट रह चुकी हूँ, लॉन्ग जंप करती थी, लेकिन पैर में इंजरी की वजह से मैंने वो सब छोड़ दिया। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही मुझे आदित्य फिर से मिला। इसको वजन करो। सोनाली, आदित्य, तुम तो बहुत बड़े एथलीट हो गए हो। न्यूज़पेपर में पढ़ा था तुम्हारा तो एशियन गेम्स पक्का है। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही। बहुत दिनों बाद मिले, कॉफी हो जाए? हो जाए। फिर हम अक्सर मिलने लगे और हमें प्यार हो गया। आदित्य मुझसे छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। आदित्य की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, वो बहुत ही अच्छा है। अरे था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? सर थोड़ा अजीब बात नहीं है कि आदित्य अपने से इतनी बड़ी औरत से प्यार करता है? उम्र देख के प्यार नहीं होता खरे, हो जाता है। तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? आईफोन सर, तुम्हें ड्यूटी से फुर्सत मिलेगी तो प्यार होगा ना। वॉचमैन जी सर। ये जो चौथे माले पे सोनाली बोस रहती है, कब से रहती है यहाँ? अभी कुछ ही महीने पहले आई है साहब। कैसी है? अभी हम क्या बताएं साहब, वैसे तो बहुत अच्छी है, काहे कि उसका किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं होता। कोई मिलने आता है उसे? हाँ साहब, एक लड़का हमेशा आता है। ये? हाँ साहब, यही है। और कोई? हाँ साहब, एक आदमी और आता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है। और साहब जब भी आता है ना, उसका मुंह हमेशा सड़ा हुआ ही रहता है, गुस्से में ही रहता है। और साहब आपको जो लड़के का फोटो दिखाया है ना, उसके साथ उसका मारपीट भी हुआ है। तो फिर से आ गया? तो प्रॉब्लम क्या है? हटना। अबे साले, वो शादीशुदा है, कहीं और जगह अपना मुंह काला करना। तुम मुझे मत सिखा दूंगा। हट ऐसे। साला मुझे हाथ दिखा है, तो समझता क्या है? मैं जैसे बहुत देखा, चल भाग। अरे सर अब छोड़ना, अगली बार देखा ना तो मार डालूंगा तुझे मैं। तुम जानते हो उसे? नहीं साहब। खरे वो जो दूसरा आदमी है, या तो इसका पुराना आशिक है या तो पति। कोई बच्चा है उसे? हाँ साहब, है ना। आपने आपके बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पति के बारे में नहीं बताया। आपने मुझे उनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, तो मुझे जरूरी नहीं लगा। और वैसे भी हम अलग हो चुके हैं। अलग हो चुके मतलब? आपका डिवोर्स हुआ है? नहीं, लेकिन होने वाला है। लेकिन आपके पति तो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने आदित्य को जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या? बताया नहीं आपको? आदित्य ने ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं बताया। नाम क्या आपके पति का? शेखर बुश। पता? हेलो, अरे कितनी वेळ झाला, कब आएगा तू घर पे? हो सांगते मी, हो। नहीं, आज शेखर कुठे गेला? सुबह तो यही था, सब यही कहीं सब वो हो रहा। हिंदी समझ में नहीं आती, बंगाली में बोलो। सर तुम्हाला बंगाली येते? नहीं ना, लेकिन मुझे जो हाथ और लात की भाषा आती है ना, वो जब यूज करता हूं ना तो बड़े बड़े क्रिमिनल सब उगल देते हैं। बता, आदित्य लोखंडे को क्यों मारा तूने? मैंने नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा तो फिर हमें देख के भाग क्यों रहा था?
मैं डर गया था सर। मैं आदित्य की मर्डर का न्यूज देखा था टीवी पे। मुझे लगा कि आप लोग मेरे सर पे डालोगे। तुमने उसको धमकी भी दी थी ना? दी थी सर। क्यों? मेरे वाइफ के साथ उसका चक्कर चल रहा था, तो गुस्से में आके उसे मारने की धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ डराने के लिए सर। 7 तारीख की सुबह कहाँ था तू? 7 तारीख को तो मैं घर पे था सर। मैं घर पे था? किसी ने देखा तुझे घर पे? नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सच में मैं घर पे था। तो हमारी इंक्वायरी होने तक हमारा मेहमान बन के रहे। ठेवायला आताच। तू रो क्यों रही है? आदित्य किसने मारा? पता नहीं। उसने तो कहा था कि वो तुझे लेकर जाएगा। अब सारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 3 वार किए गए थे। 1 बार पेट पर और 2 बार पीठ पर। सर, घाव काफी गहरे थे। लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। मौत सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुई है। इसका मतलब उसको पार्क में मार दिया था, लेकिन लाश के पास तो हमें कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अच्छा, सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, फुटेज में ऐसा कुछ खास नहीं मिला है। और उसके दोस्तों ने बताया था कि आदित्य के जाने के बाद वो लोग देर रात तक पार्टी करते रहे और अगले दिन सुबह लेट उठे। झूठ भी तो बोल सकते हैं। सर, बोल तो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके दोस्तों के पास कोई मोटिव है। खरे मोटिव हमें ढूंढना है। हाँ? अच्छा, शेखर का क्या? सच बोल रहा है? सर, उसके बारे में पता कर रहे हैं। वैसे आदित्य जिस बैंक में काम करता था, मैंने वहाँ पूछताछ की है। उसकी वैसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सभी का यही कहना है कि अच्छा लड़का था और काम भी अच्छे से करता था। सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये मर्डर, लाश, खून खराबा ये पुलिस लोगों के लिए आम बात है। वो तो उनका काम ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम भी इंसान हैं। जब कभी हम कोई लाश देखते हैं तो हाय शपथ, हमारी रूह भी कांप उठती है। किसी माँ की आंखों में आंसू देखते हैं तो हमारा दिल भी रो पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब लोगों के सामने आंसू नहीं बहा सकते। हाँ, न्याय जरूर दिला सकते हैं। सर, ये मयूरेश पाटिल है। स्पोर्ट्स एकेडमी में आदित्य का रूममेट था। स्टेरॉइड लेते हुए पकड़ा गया और इसके खिलाफ आदित्य ने ही कंप्लेन की थी। उसके बाद टीम से भी निकाला गया और अच्छी खासी नौकरी भी हाथ से गई। सर, हो सकता है इसी वजह से बदला लिया। एड्रेस पता करो इसका। अरे सुनना। हाँ साहब। ये मयूरेश कहाँ गया? साहब, ये मयूरेश काम के चक्कर में बाहर गाँव आता जाता रहता है। आज सुबह बैग लेकर गया है, अब पता नहीं कब आएगा। ठीक है, जाओ। सर, ये मयूरेश के घर पे तो ताला लगा है, पता नहीं कहाँ गया सर। पड़ोसी से पूछा लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। उसे शक हुआ होगा इसलिए वो भाग गया होगा। एक काम करो, उसका सीडीआर रिपोर्ट चेक करो, मोबाइल लोकेशन देखो। ठीक है सर। ठीक है, ताबड़तोब कळवा मला। सर, मयूरेश की फोन लोकेशन के हिसाब से वो कल सुबह पुणे बस स्टैंड पर ही था और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया सर। तुम जल्दी निकलो, बस स्टैंड पहुंचो और देखो उसने कौन सी बस ली है। ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सर, मयूरेश के बारे में एक लीड मिली है। पान वाले ने बताया कि उसे मुंबई की बस में जाते हुए देखा है। गुड, मैं मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है सर। सर, मैंने शेखर के अखबार वाले और दूध वाले इन दोनों से ही बात की।
सर दोनों का यही कहना है कि जिस दिन आदित्य का मर्डर हुआ शेखर अपने घर पर ही था। एक्चुअली अखबार वाला उस दिन अपना बिल लेने आया था और उसने तकरीबन 10-12 मिनट शेखर के घर पे वेट भी किया। लेकिन शेखर ही ऐसा इंसान था जिसके पास मर्डर का मोटिव था। एक काम करते, सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते, देखते कुछ छूट न गया हो। सर पूरी फुटेज में कहीं शेखर नहीं दिख रहा है। रिवाइंड करो, पॉज करो, इस पे जूम करो। ये चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता है। सर ये तो मयूरेश पाटिल है जिसके खिलाफ आदित्य ने स्टेरॉइड लेने की कंप्लेंट की थी और उसकी नौकरी भी चली गई थी। शेखर को छोड़ दो, उसको बोलना शहर छोड़ के नहीं जाना। अभी इस मयूरेश पाटिल को ढूंढते हैं, शायद इसी ने मर्डर किया। ठीक है सर। चला चला मुंबई पुणे चला चला लवकर चला फटाफट। सर मयूरेश का फोन ऑन हुआ था, उसके घर की लोकेशन ही बता रहा है। चलो। मयूरेश झडती घ्या रे घराची। अरे क्या है ये? वो आदित्य ने सजा दिलवाई थी ना तेरे को, तू सुधरा नहीं? आदित्य ने सब बर्बाद कर दिया साहब, मेरा खेल, मेरा गेम, सब कुछ सब छूट गया। इसलिए सोचा ये स्टेरॉइड्स का धंधा ही कर लूं, अलग अलग शहरों में खूब बिकता ही है। तेरा फोन बंद क्यों था? साहब वो चार्जिंग नहीं थी इसलिए बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा, एक बात बता, 7 तारीख को सुबह 6 बजे तू जॉगिंग पार्क में क्या कर रहा था? साहब मैं दौड़ने गया था। दौड़ने गया था? तेरे पास और एक मोटिव था, आदित्य के मर्डर का। तूने मारा आदित्य को, बताओ वेपन कहां फेंका? नहीं साहब, मैंने आदित्य को नहीं मारा, आई शपथ मैंने नहीं मारा। चला घ्या रे हाथ, चार्जशीट दाखिल करायचो है। साहब चार्जशीट क्यों साहब, मेरा कसूर क्या है साहब? तू स्टेरॉइड तो बेचता है ना? हाँ तो सर तेरे पास केमिस्ट का लाइसेंस है, डिग्री है? हाँ नहीं ना? चल साहब मेरी बात सुनो। सर ये मयूरेश मानने के लिए तैयार नहीं है कि आदित्य का खून उसने किया। मयूरेश के पास ही आदित्य को मारने का मोटिव था और जब मर्डर हुआ उस वक्त भी वो पार्क में मौजूद था। अच्छा, ये आदित्य के कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चला? सर उसके बारे में इंक्वायरी की है, लोगों का कहना है कि काफी अच्छा लड़का था। अच्छे लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं खरे, और अच्छे लोग बुरे लोगों से नहीं डरते। सर हमें पता चला 1 साल पहले आदित्य के एक रूममेट पर रेप का चार्ज लगा था। आदित्य उसके खिलाफ कोर्ट में बयान देना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मुकर गया और अक्यूज को बेल मिल गई। उस रूममेट का नाम क्या है? शशांक वैद्य। शशांक वैद्य? खरे ये वही लड़का है ना जिसके फ्लैट पे सब लोग रहते थे और मर्डर के पिछली रात आदित्य वहां पार्टी करने के लिए गया था? अच्छा सर, ये शशांक का बाप बहुत पावरफुल आदमी है सर, इससे निपटना आसान नहीं होगा। अरे तू टेंशन मत ले, खाली गाड़ी के फोटो भेज दे, वो अपना पहचान वाला है, अपन कर लेंगे। हाँ शशांक मेरा बेटा है, कहिए आपको उसके साथ क्या बात करनी है? आदित्य लोखंडा के मर्डर के बारे में तो सुना होगा आपने। वो आपका पूना वाला जो दूसरा फ्लैट है, वहां आपके बेटे के साथ आदित्य ने आखिरी बार पार्टी की थी। उसी सिलसिले में पूछताछ करनी उससे। तुम्ही थांबा इथेच, पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं। उस रात तुम भी गए थे पार्टी में? मी काय विचारतो तुला? हो डैड। तुमने मारा आदित्य को? हो गई बात,
मेरे बेटे को कुछ नहीं पता। हमें बात करनी है उससे। अब जो भी बात होगी हमारे लॉयर के सामने होगी। 2 तासात तुमच्या वकिलाबरोबर तुमचा पोरगा पोलीस स्टेशनला आला पाहिजे, नहीं तो हम लोग आएंगे उसका वारंट लेके। चलो। सर 1 साल पहले आदित्य और मेरा फ्रेंड सनी यहाँ पुणे में मेरे फ्लैट में रहते थे जब ये सब हुआ। ये सब मतलब वो लड़की का तूने रेप किया वो? 1 मिनट इंस्पेक्टर। नहीं सर, वो लड़की। क्या नाम क्या था वो लड़की का? प्राजक्ता। वो उस घर में मेड का काम करती थी और पैसों के लिए मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त वहां आदित्य आ गया और उसने सब देख लिया। आदित्य को वहां देख के वो घबरा गई और चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मैं उसका रेप कर रहा था। और सर आदित्य इनोसेंट लड़का था, उसे सच लगा कि मैं उस लड़की का फायदा उठा रहा था, जबकि असल में वो लड़की मेरा फायदा उठा रही थी। और बाद में आदित्य को समझ में आ गया कि वो गलत था और वो अपने बयान से मुकर गया। देखिए इंस्पेक्टर, सब कुछ देखने और समझने के बाद ही कोर्ट ने शशांक को बेल दिया था। जो कुछ हुआ था सब कुछ शशांक ने बता दिया। अब हम लोग जाए। तुमने कहा आदित्य तुम्हारा अच्छा दोस्त था, यानी उसके बारे में तुम सब कुछ जानते थे। उसका कोई दुश्मन था, तो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। मैं लीव नाउ। थैंक यू। शहर से बाहर मत जाना, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। देखिए जब भी जरूरत होगी शशांक मेरे साथ आएंगे। तुम्हारे पास दूसरा केस नहीं है क्या? कम। माने इस शशांक के बारे में सब कुछ पता करो कि किससे बात करता है, किससे मिलता है, इसके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सब कुछ। श्रीमंत बाबाचं पोरगा आहे, खूप येते झगडे लपवायला। सब कुंडली निकालो उसकी। हो सर। आदित्य मर्डर केस में सस्पेक्ट्स बढ़ते जा रहे थे। उसके पुराने रूममेट्स, उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली का पति शेखर बोस, मयूरेश पाटिल और अब तक का सबसे बड़ा सस्पेक्ट शशांक वैद्य, जिसके रेप केस में आदित्य विटनेस था और उसको सजा दिलाने पे तुला था। हो सर, वैसे तो मैं और स्वाति इन बच्चों के मामा मामी हैं, लेकिन इनके माँ बाप के गुजरने के बाद हम दोनों ही बच्चों का सहारा बन गए। वैसे मैं बिल्कुल प्राजक्ता को काम धंधे पे नहीं लगाना चाहता था, लेकिन क्या करे साहब, गरीब आदमी हूं ना। ये 4 पैसे कमा के लाती है तो सहारा बन जाती है, तो मजबूरी में भेजना पड़ा साहब। हाँ, लेकिन वहां पे उस शशांक ने इस पे जबरदस्ती कर दी साहब। हम पुलिस में भी गए थे, तब केस भी किया था। हाँ, तब तो वो आदित्य हमारे साथ था साहब, पर बाद में क्या हुआ पता नहीं, अचानक से एक दिन पलट गया। वो शशांक, वो सब बड़े लोग हैं साहब, तो हम क्या करें, हम भी चुप करके बैठ गए ना। लेकिन फिर अचानक से वो आदित्य आ गया और प्राजक्ता को बहकाने लगा। प्राजक्ता देख, हम शशांक के खिलाफ ना ऊपर के कोर्ट में अपील करेंगे। तू बस हिम्मत मत हार, ठीक है? मैं हूं ना, आई शपथ तेरे हर तरीके से मदद करूंगा। वो आदित्य इसे पैसे भी दिया करता था, लेकिन मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए। उसके सामने हाथ जोड़े कि भाई हमें परेशान मत कर, तू पीछा छोड़ दे हमारा। साहब मुझे पता है ना, मेरी बच्ची बहुत परेशान रहती थी। उसके बाद तो आदित्य ने घर आना छोड़ दिया था, लेकिन ये जब काम पे जाया करती थी ना, तो उसके आने जाने के रास्ते में मिल लेता था और उसके दिमाग में वही सारी बातें वापस डालता था। तो अचानक मुझे पता चला साहब कि आदित्य तो मर गया। आपकी परेशानी तो दूर होगी। क्या साहब, कैसे बोलते हो साहब आप ऐसे? मेरी बच्ची परेशान थी, मुझे पता है साहब, लेकिन वो किसी और का बच्चा मर जाए और मैं खुश हो जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आदित्य ने एक बहुत अच्छा लड़का था, मतलब वो हमारी मदद ही करना चाहता था। हम उसकी मदद नहीं ले सकते थे साहब। बेटा इधर डरो नहीं, इधर। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? अच्छा, आदित्य ने तुमसे फिर से केस करने के लिए कहा था या तुमने कहा था? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं करना था। वो आदित्य बार बार बोलते थे। अरे सर,
जरा आदित्य और प्राजक्ता के बारे में आसपास पूछताछ करो। ठीक है सर। ओके सर, मैंने शशांक के बैंक डिटेल्स चेक किए। जिस दिन आदित्य का मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले शशांक ने अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाले थे। अब मोबाइल लोकेशन से पता चल रहा है कि उस दिन रात में वो पुणे वाले फ्लैट पर भी गया था और आदित्य पहले से वहां मौजूद था। अगले दिन सुबह शशांक 9 बजे वहां से निकला है। इसका मतलब शशांक पार्टी में था। कौन कौन था उस दिन? सर आदित्य और हम तीनों ही थे सर, बस। फिर मनीष और उसके दोस्तों ने बात हमसे छुपाई क्यों? याद आया किसे भूल रहे हो या 2-4 लाख और खाओगे तुम लोग? सर वो शशांक भी आया था। आदित्य भाई हो तू अपना, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों दोस्ती खराब कर रहा है? अगर तेरी बहन होती और उसके साथ भी रेप होता तो भी यही कहता। प्यार से समझा रहा हूं, समझ। मेरे को पता है ना, मेरा बाप मेरे को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। करना जो करना है कर, जाना कर। ये क्यों छुपाया हमसे? हाँ, और क्या छुपा रहे हो? सर और कुछ नहीं सर। तलाशी लो घर की। सर ये देखिए, छुपा के रखे थे। सर सर वो शशांक ने दिया सर। क्या? सर वो चाहता था कि हम आदित्य से बात करें सर, और उसे समझाए कि प्राजक्ता के मामले को भूल जाए सर, और इसीलिए उस दिन शशांक पार्टी में आदित्य से यही बात करने के लिए आया था। तो और मैं क्या करता सर? पता नहीं आदित्य को क्या हो गया था। वो बिना बात के प्राजक्ता को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, कह रहा था कि वो फिर से मेरे ऊपर केस करे। इसलिए मैंने मनीष को पैसे दिए ताकि वो उसे जाकर समझाए। दोस्त है सर उसके, मैं भी गया था उससे बात करने। तो मतलब वो तुम्हारी बात मान गया? क्यों? नहीं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इसलिए उसके पार्टी से जाते ही अगले दिन तूने तेरे आदमियों से उसे मरवा दिया। उसे समझाने के लिए तूने 1 लाख रुपए दिया था। उसे मरवाने के लिए कितने की सुपारी दी? इंस्पेक्टर, बिना किसी सबूत के आप मेरे क्लाइंट को इस तरह एक्यूज नहीं कर सकते। मैं एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सवाल कर रहा हूँ। ऐसा किया था ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पता कर लीजिएगा सर। वो तो हम करेंगे। बार बार ऐसा लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो रहा है। हमारे सामने सस्पेक्ट भी बहुत सारे थे, शशांक, शेखर, मयूरेश, मनीष और उसके दोस्त। लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत नहीं था, और ठोस सबूत के बिना पुलिस के हाथ तो बंधे होते हैं। ऐसे में एक नया मोड़ आया और हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल गई। सर एवढा गोड चहा कसा पिता तुम्ही? अरे अपने मराठी में कहावत है ना, साखरेचं खाणार त्याला देव देणार। जितना मीठा खाओगे उतना भगवान भर भर के देगा, और भर भर के डायबिटीज देगा। अरे ऐसा मत बोल। एक औरत आई है, आपसे बात करना चाहती है। बोलो दिला। चला या। नमस्कार साहब। बोला। मैं शांता तांबे, मैं प्राजक्ता के पड़ोस में रहती हूँ। वहाँ खुशबू चल रही है, प्राजक्ता पेट से है। ज्यादा पेट दिखता नहीं साहब, लेकिन वो 2-3 महीना हुआ होगा। बाप कौन है? वैसे तो प्राजक्ता के साथ मैं अक्सर एक ही लड़के को देखती थी। ये क्या? हाँ यही है। अरे साहब बता तो रहा हूँ ना, वो बाहर गई है। कहाँ? मामी सोबत बाजारात गेली। कधी येईल? शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी मतलब? ऐसा कौन सा सामान खरीद रही है? नहीं, उनको वहां से एक शादी में भी जाना है। किसकी शादी? मेरे भतीजे की। मैं भी बस तैयार होकर निकल ही रहा हूँ। प्राजक्ता के आते ही खबर कर देना। चलो। सर क्या लगता है आपको, ये गणेश मोरे सच बोल रहा है? मुझे नहीं लगता।
कांबळे तुम्ही थांबा इकडेच, जरा लक्ष ठेवा. हो सर. हे थांब रे, ये लोग कहाँ से बैठे तेरे रिक्शा में? हाँ कांबळे सर तुम इकडे लवकर या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है. ठीक है. बेटा क्या हुआ आपको? क्या हुआ इसे? काय नाही झालं साहेब, शादी में गए थे तो कुछ उल्टा पुल्टा खाया इसने, तो उल्टियां हो रही है इसको. आप भी गए थे शादी में? हाँ बताया तो था मैंने आपको. हाँ, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में थी शादी. मतलब ये तो वहीं से आई है ना? क्यों बेटा? क्या हॉस्पिटल में क्यों जाएगी? वो मैं बताता हूँ. बच्चा गिराना तुम दोनों ने इसका. जिस हॉस्पिटल में तुम लोगों ने कांड किया ना, हम लोग वहीं से आ रहे हैं. अतः इन नाटक बंद कर लगा. कम से कम अभी तो बताओ बच्चा किसका था? बता. अब बोल ना प्राजक्ता, कुछ तो बोल. साहब ये बच्चा आदित्य का था और वो तो मर गया. उसके पाप को रखकर क्या करते, इसलिए बच्चा गिरवा दिया. बता देना, सब बता दे साहब को. कोणाचं पाप है साहब? हाँ साहब, आदित्य का ही था वो. आज जिस लड़की का आपने एबॉर्शन किया है उसकी उम्र 16 साल थी, पता था आपको? जी. उसका फिटस रखा है, फेंक दिया है सर. तो फिटस कलेक्ट करो, फिटस का डीएनए और आदित्य का डीएनए मैच होता है को देखो. ठीक है सर. सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है. वो आदित्य का ही बच्चा था ना? नहीं सर, फीटस के डीएनए से आदित्य का डीएनए मैच नहीं कर रहा है. क्या? हाँ सर, गणेश और उसकी बीवी ने हमसे झूठ बोला. अब सच बोलेंगे. होता 1 मिनिट. कुठे गेले माहिती आहे का? ते 1 घंटा पहले ही सामान वामान लेकर चले गए. कुठे? स्वाति म्हणत होती वो अपने माँ के गांव जाने वाली. हाँ, औरंगाबाद से नजीक कुछ है. माने ये प्राजक्ता के मामा मामी का जो भी फोटो मिले वो सर्कुलेट कर दो हर एक पुलिस स्टेशन में. यस सर. और सबको अलर्ट कर दो, जहां भी दिखे अरेस्ट कर ले. डरो मत बेटा, हमें सच सच बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आदित्य तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप नहीं था, तो भी तुमने सब इल्जाम उसके ऊपर क्यों लगाया? सच बताओ. देखो प्राजक्ता, आदित्य ने तुम्हारी मदद ही की थी. हर वक्त तुम्हारे साथ था वो. यहाँ तक अपनी जान गंवाकर भी वो तुम्हारे साथ ही खड़ा रहा. फिर भी तुमने, तुम्हारे मामा मामी ने सब कुछ उसके सर पे डाल दिया, तो भी तुम चुप रहे. क्यों? डरो मत. मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी. अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मेरे भाई को जान से मार डालेंगे.
कौन मारेगा? डरो मत, बताओ कौन मारेगा? मामा। मामा? लेकिन मामा क्यों मारेगा? उससे क्यों डर रही हो इतना? वो नहीं बोला था मुझे ये सब करने के लिए। मुझसे कहा कि अगर मैंने मना किया या किसी को कुछ भी बताया तो वो प्रकाश को मार डालेंगे। सॉरी। आदित्य बहुत अच्छे थे साहब, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। लेकिन मामा हफ्ते में 3-4 बार। तुम्हारी मामी कुछ नहीं बोलती थी? वो क्या बोलती, उसे तो अच्छा लगता था ये सब देखना। थोड़ा सालियाला। मैंने कुछ देखी। सब बताता। हाँ साहब, वो प्राजक्ता के पेट में मेरा ही बच्चा था साहब। पिछले 1 साल से मैं उसके साथ सो रहा था साहब, लेकिन उसके बाद वो शशांक ने आके उसका रेप कर दिया। मैं तब भी पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं था साहब। मुझे डर था कि मेरा सब कार्ड पुलिस लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन एक दिन शशांक ने आकर बोल दिया कि वो मुझे हर महीने 1 लाख रुपया देगा। तो मैं चुप हो गया साहब, लेकिन वो आदित्य वापस आ गया और उस प्राजक्ता को बहकाने लगा। तो शशांक ने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो वो पैसा देना भी बंद कर देगा और प्राजक्ता को भी बर्बाद कर देगा साहब। मुझे ये सब खत्म कर देना था। मुझे पता था आदित्य वहां रोज जॉगिंग करने जाता है, तो उस दिन मैं वहां पहुंच गया। आदित्य को बार बार सबने समझाया, आने वाले गुनाह ने उसे कई बार दस्तक भी दी थी। प्राजक्ता के बस्ती में आदित्य पर हुआ अटैक, प्राजक्ता के मामा का आदित्य की मदद लेने से इनकार करना और केस को दबाने की कोशिश करना, यह सब आदित्य को मिलने वाली दस्तक थी। कोई भी अपनी जान खतरे में डालकर लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर जान चली जाए तो वो लड़ाई भी अधूरी रहती है। जब भी आपको दस्तक मिले कि आपकी जान खतरे में, तुरंत पुलिस के पास जाइए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा हमारा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें